उसमें देखें तो इसको हम कहते हैं राइट आइलियक फोसा, ये रीजन जो है इसको आइलियक फोसा कहते हैं। और पेन इन आप आम जबान में वक्की भी कह सकते हैं कि वक्की हाँ, आम जबान में बिल्कुल वक्की भी कह सकते हैं, वक्की पे पेन है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अपेंडिक्स की वजूहात क्या क्या होती हैं और कैसे होती है? अच्छा, इसमें सबसे पहले वजूहत जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अपेंडिक्स कैसे, किस टाइप का आर्गन है और किधर मौजूद होता है। ये जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ी और छोटी आंत के मिलाप के वजह से एक छोटा सा ये आर्गन है, जो कि अगर आप आम ज़बान में कहें तो आपकी चिंगली या छोटी उंगली के बराबर होता है। तो ये कोई फ़िक्स इसका साइज़ नहीं है, ये हर बंदे में फ़र्क होता है, बच्चों से लेकर बड़ों में बिल्कुल फ़र्क होता है। और जब इसमें प्रॉब्लम होती है तो फिर ये तकलीफ़ देती है, जो कि अगर टाइम पे इलाज ना किया जाए तो जानलेवा भी साबित हो। दर्द इधर होता है, ये जगह पे? जी, दर्द इसका राइट साइड पे जो सबसे कॉमन जगह है वो ये है। जब आप अपने इस जगह पे हाथ लगाएं तो ये है, आप अपने राइट साइड पे रखेंगे तो, लेकिन ये वाली जगह, और लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। और लेकिन इसमें ये दर्द है वो हर बंदे में फ़िक्स नहीं होता। मतलब सपोज़ आप 6 बंदे ले लेते हैं तो 6 बंदों में डिफरेंट तरीके से ये प्रेजेंट करेगा, अलामत होंगी वो फ़र्क होगी। तो ये बीमारी इसलिए भी मुश्किल है कि एक ही बीमारी है जिसको प्रेजेंट करने के या उसके ज़ाहिर होने के जो तरीके हैं वो हर बंदे में फ़र्क है। इसकी निशानियाँ क्या क्या हैं, पता कैसे चलेगा, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं इसमें कि किसी को अपेंडिक्स हो गया? एक तो सबसे पहले पेशेंट को एकदम जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है जिसको हम कहते हैं कि एक्यूट प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर अगर बड़े हैं तो राइट साइड पे जैसे मैंने बताया, या आप जैसे आपने कहा वक्की में पेन हो जाती है, राइट साइड पे पेन हो जाती है, या जिस वक्त आपकी जो नाफ है जिसे बेली बटन कहते हैं उसके अराउंड पेन हो सकती है। और जो है आपको पेशेंट को भूख नहीं लगती, पेशेंट को वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपेंडिक्स का पता चलता है। और समटाइम्स तो जब बच्चों में या बड़ों में जो काफ़ी देर से प्रॉब्लम चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही, तो सर दर्द भी समटाइम्स इसकी वजह से होती है। या जब गाड़ी में चलते हैं तो मोशन सिकनेस जो हो जाती है बच्चे, उसके साथ भी बच्चों में ख़ास तौर पे ये प्रेजेंट करती है। अपेंडिक्स की तशख़ीस कैसे होती है? क्या कोई ख़ास टेस्ट होता है जो कराना होता है? इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है अपेंडिक्स की तशख़ीस में वो आपके डॉक्टर का है। आपका जो माहिर डॉक्टर है वो तशख़ीस करता है, और तकरीबन 70% से ज़्यादा ये जो 70 से 90% क्लिनिशियन के पे डिपेंड करती है। उसके बाद हेल्प लेने के लिए अल्ट्रासाउंड करता है, अल्ट्रासाउंड की मदद ली जाती है। और अल्ट्रासाउंड भी आजकल इतना एडवांस और अच्छा हो गया है कि उसमें भी अपेंडिक्साइटिस का पता चल जाता है, सोजिश का और उसके अलामात का भी पता चल जाता है। लेकिन फिर इधर मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो पतले पेशेंट्स हैं जो थिन लीन होते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड की यील्ड अच्छी होती है, 95% तक भी हो जाती है। और जो ओबीस पेशेंट या मोटे पेशेंट जिन्हें हम कहते हैं जिनका BMI ज़्यादा है, उसमें वो इतना ज़्यादा अच्छा हेल्प नहीं करता। अपेंडिक्स के मुख्तलिफ इलाज के तरीके कार क्या क्या हैं, और क्या ये सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है अपेंडिक्स की? देखें, अपेंडिक्स जो है अब आजकल के दुनिया में तो ये लोगों ने इसको मेडिसिन से ट्रीट करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 80 से 85% लोग मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, और वो हो सकता है उनको फिर कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ ना हो। लेकिन कुछ लोगों को दोबारा तकलीफ़ हो जाती है। पाकिस्तान में मेडिसिन आ गई है? जी, पाकिस्तान में मेडिसिन आ गई है? जी, पाकिस्तान में ये मेडिसिन अवेलेबल है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका जो डॉक्टर है तशख़ीस करने वाला वो अच्छा हो, वो तशख़ीस कर ले और आपको इलाज है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने किसी एक डॉक्टर ने इलाज तशख़ीस किया है तो आप उसके पास वापस जाएँ कि ये इलाज ठीक नहीं हो रहा, सो दैट वो आपको आगे गाइड कर सके। तो क्या अगर किसी को अपेंडिक्स नहीं है और तशख़ीस से पहले ही अगर वो घबरा रहा है और ये मेडिसिन खाना चाहता है, तो क्या ये खा सकता है वो पेशेंट? इसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? मैं इसको रिकमेंड या नहीं, तकलीफ के बाद ही खानी चाहिए? मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये तो ऐसे ही आप सोचें मुझे ये प्रॉब्लम है और दवाई खा लें, तो ऐसे तो नहीं होता। जब आपकी अलामात आ रही हैं, एक आपके मुआलिज ने तशख़ीस कर दी है, फिर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपने जैसे होम रेमेडीज़ कर ली या मेडिकल स्टोर पे जाके कि मुझे दर्द हो गई है, वो किसी भी दर्द के लिए होती है। चूँकि ये जो भी एंटीबायोटिक्स हैं या अद्वियात हैं, ये इतना ज़्यादा इनका क्या कह लें तरीका है या असर करने का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। वो इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं जिसमें प्रॉब्लम होती है दे विल एड्रेस इट, आपको तशख़ीस नहीं मिलेगी। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई ऐसा मर्ज़ जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, उसकी जो अलामात होती हैं वो दब जाती हैं और फिर बाद में वो तशख़ीस होती है।
तो वो अब वो टाइम था जिसमें अच्छा अगर उसकी तशख़ीस हो जाती तो इलाज मुमकिन होता, और अगर इस तरह हो तो फिर इलाज उसका मुश्किल हो जाता है। और ये भी अगर अपेंडिक्स की तकलीफ़ है तो ये सिलसिला जो है इलाज ये मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब अपेंडिक्स का डायग्नोस हो गया कि है, ये सब कुछ पता भी है, अब ट्रीटमेंट के लिए वो सिर्फ दवाइयाँ, मेडिकेशन सब कुछ कर रहे हैं, और अगर सर्जरी इंपॉर्टेंट और नहीं करा रहे तो क्या ये डेंजर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है? सुना है जान भी चली जाती है। इज दैट ट्रू? उस सूरत बिल्कुल, दिस इज़ ट्रू, बिल्कुल उस सूरत पे जब एक मॉलेज ने तशख़ीस कर दी है ये अपेंडिसाइटिस है और इसको सर्जरी की ज़रूरत है, और फिर उस वक्त अगर सर्जरी ना कराए तो अपेंडिक्स जो है ये फट जाती है, इसके अंदर फट जाती है, और फिर जो छोटे सारा ऑपरेशन होता है वो पूरा पेट आपको खोलना पड़ता है, और ये फटती है जब तो इतनी शदीद होती है कि पूरे पेट में पस फैल जाती है, जैसे उर्फ़े आम में जहर फैल गया, और अगर उसका फिर ऑपरेशन ना किया जाए तो ये मरीज़ की जान भी जा सकती है उसमें। अब ऑपरेशन जो होता है ये 100% इसकी श्योरिटी होती है कि इसके बाद अपेंडिक्स वापस नहीं आएगा, या फिर तबीयत नासाज ही रहती है? नहीं, अब चूँकि ये अल्लाह मियाँ ने ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम रखा है, ये जिसम में एक ही अपेंडिक्स होती है, और अगर अच्छा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है और उसने सारी अपेंडिक्स निकाल दी है तो फिर ये अलामात नहीं आती। लेकिन इसके साथ जो अपेंडिक्स के अलावा इस मर्ज़ की एक और ख़ास बात यह है कि काफ़ी सारे और अमराज की ना जो अलामात हैं वो इससे मिलती जुलती हैं। तो समटाइम्स अपेंडिक्स की वजह से अगर पेन नहीं है तो दूसरी, मतलब जिस तरह पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो गई, पित्ते की इन्फेक्शन हो गई, या अल्सर का प्रॉब्लम हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, तो वो लोग उसके साथ उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए अपेंडिक्स जब एक दफ़ा निकल जाती है तो ये ट्रीट हो जाती है, इसके बाद दोबारा अपेंडिसाइटिस नहीं हो सकता। ठीक है, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और हम अपेंडिक्स के बारे में जान रहे हैं कि कितना ख़तरनाक है और इसको किस तरह से ट्रीट करवाना चाहिए। सारे प्रिकॉशंस भी इनसे पूछ रहे हैं, अब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिद फारूक, जनरल सर्जन, हमारे साथ मौजूद हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं अपेंडिक्स को, और बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत शिफा है इनके हाथ में। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि एक बार अपेंडिक्स का जब ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट कब तक सेहतियाब हो जाता है वापस, मतलब अपनी नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में कब तक आ जाता है, कब तक ये सब कुछ हील हो जाता है उसका? देखिए, अब इसमें अपेंडिक्स से ऑपरेशन के दो तरीके हैं। एक तो ओपन अपेंडिसेक्टमी जिसे कन्वेंशनल अपेंडिसेक्टमी कहते हैं, दूसरा लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी है। और अगर आपका करने वाला डॉक्टर अच्छा है तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद पेशेंट को बेड से उठने की इजाज़त मिल जाती है और अगले दिन पेशेंट चल फिर रहा होता है, और नॉर्मल रूटीन में तकरीबन 2 वीक्स तक नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। मतलब 2 वीक्स में कहने का मतलब ये है कि 2 वीक्स में गाड़ी चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, और ये तो आम तौर पे ये रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये पेशेंट पे अपने डिपेंड करता है कि द नेक्स्ट डे द पेशेंट इज़ रेडी टू वॉक एंड डू एवरीथिंग। मेरे तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो उन्होंने अगले दिन ऑपरेशन कराया, अगले दिन या दुबई चले गए या लंदन चले गए, तो इसलिए आई जस्ट रिकमेंड के ऐसी कोई नहीं, पेशेंट कैन बी अप इन द बाउंड। कन्वेंशनल तरीका होता था जिसमें एक बड़ा कट लगाते थे, ठीक है, 5-6 कट उसको टांग के ऊपर 5-6 लगा देते थे उस एक कट में। तो अब कोई नए तरीके से जो आप कह रहे हैं कि इट्स सेफ, राइट, लेप्रोस्कोपी, जी जी, उसमें कितना बड़ा कट लग जाता है? लेप्रोस्कोपी में फिर उसकी खासियत ये है कि उसमें 3 कट होते हैं, एक 1 सेंटीमीटर का होता है, दूसरे 5 मिलीमीटर के, तो उससे हम अपेंडिक्स को निकाल। 1 सेंटीमीटर का? जी जी। अच्छा, दिस इज़ द लेटेस्ट एडवांस। अब उसमें आप कैमरा डाल के और वर्किंग पोर्ट्स डाल के तो आप उससे अपेंडिक्स को रिमूव कर लेते हैं, और बाद में पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि ये अपेंडिक्स कभी इधर कोई सर्जरी हुई थी या नहीं। अच्छा, अपेंडिक्स की मुमकाना पेचीदगियाँ क्या क्या हैं वो भी बता दें देखने वालों को, अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपना इलाज कराना चाहते हैं, उनको पेचीदगियों का इल्म होना चाहिए। उसमें सबसे कॉमन अच्छा, जो तकलीफ़ की पेचीदगियाँ हैं वो डिफरेंट है और सर्जरी की पेचीदगियाँ हैं वो डिफरेंट है। अच्छा। तो सबसे पहले मैं तकलीफ़ की है कि समटाइम्स पेशेंट को दर्द हुई, उसने मेडिसिन ले ली और वो पेशेंट ठीक हो गया, उसका ठीक हो गया और उसको पता नहीं चला, कुछ अर्से बाद फिर पेन हुई, और सेल्फ़ मेडिकेशन से डिज़ीज़ की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर नहीं होती और पेशेंट जो हैं वो तकलीफ़ में चले जाते हैं। फिर बहुत एक्सपीरियंस मौलिद चाहिए जो कि उसकी तशख़ीस कर सके। और दूसरी बात ये है कि जब इसकी बार बार तकलीफ़ अगर चल रही है तो पेशेंट को भूख नहीं लगती, वज़न गेन नहीं होता, और वो तकलीफ़ हो जाती है। फिर पेशेंट को बार बार तकलीफ़ होती है और वो पता नहीं चलता। फिर पेशेंट जब हमारे पास अक्सर आते हैं तो कहते हैं जी हम फ़लाँ जगह पे गए, हम फ़लाँ जगह पे गए और मरीज़ का इलाज किसी ने तशख़ीस नहीं की।
तो एक तो ये प्रॉब्लम है। जब आप अपेंडिक्स की जब आप निकाल देते हैं, जो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर स्टरलाइजेशन ठीक ना की जाए तो ज़ख़म के प्रॉब्लम हो जाती है और पेट में पस पड़ सकती है, ज़ख़म में इन्फेक्शन और फिर इसमें अंतड़ियों का जुड़ाव हो सकता है, जो कि जल्दी भी हो सकता है कुछ दिनों में, और कुछ लंबा भी हो सकता है, कुछ अरसे के बाद भी हो सकता है। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपेंडिक्स की फेस करते हैं। अच्छा, मुझे आपसे ये भी पूछना था कि एक कोई ऐसी मतलब एहतियात हो सकती है कि अगर अपेंडिक्स जो होना है वो पहले हो ही ना, हम उसकी एहतियात पहले कर लें, हम पहले बच जाएं, कोई ऐसे प्रिकॉशंस जिसके मतलब बचाव वाली कोई चीज़ हो जाए, हो ही ना हमें अपेंडिक्स। हाँ जी बिल्कुल। इसमें जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो देखे हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो इसमें जो लोग ये फास्ट फूड का अब आई मस्ट से कि काफ़ी सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे कि ये फास्ट फूड खाने के लिए, बाहर से चीज़ें मेरी खाने बात के लिए, सुने, काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, हो जाएं, वो आपके साथ है, बिल्कुल इतना नेक काम करते हैं आप जी। होने दे जो प्रोसेस्ड फूड है जिसमें आप मसाले जो यूज़ करते हैं वो आपकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है उन्हें ख़राब कर देते हैं। ख़ास तौर पे ये चीज़ें जो लोग फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में जो लोग बच्चे ये कुरकुरेस और चीटूस, ये इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं ना वो यूज़ करते हैं। जी, चिप्स वगैरह भी, चिप्स और नूडल्स भी इसमें आती हैं। लेकिन ये जितनी प्रोसेस्ड फूड्स हैं और आर्टिफिशियल जिसमें मसालाज होते हैं या मेड और ये सारी चीज़ें, सॉसेजेस भी, हाँ सॉसेजेस नगेट्स, ये सारी ये फास्ट फूड के अंदर सब फास्ट फूड के अंदर, ये भी मैं नाम इसलिए स्पेसिफिक ले रही हूँ चीज़ों की ताकि आप वो कहते हैं ना आपके खिलाफ हो जाएंगे, मैंने कहा मैं भी जंग लड़ूंगी, मेरे भी खिलाफ हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो उसमें काम नहीं करेंगे। तो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे ही है कि ये जो लोग ये खाते हैं ज़्यादा, टिपिकली अब आप उनसे हिस्ट्री लेते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। ड्रिंक्स भी शामिल है इसमें, और फिजी ड्रिंक्स भी शामिल है, लेकिन फिजी ड्रिंक्स कम होते हैं। लेकिन आमतौर पर सर्टनली जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं वो फिजी ड्रिंक्स भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आमतौर पे ये रिस्क फैक्टर्स हैं जनरली जो आते हैं इसमें। ठीक है, तो मतलब घर में आपने साफ़ सुथरा खाना खाना है, घर का पका खाना है, घर के साफ़ तेल में खाना है। जो बाहर के जो खाने तेल वगैरह होते हैं उसमें एक ही तेल में कितनी बार डीप फ्राइंग कर करके जो है ना तेल की सलाम दुआ कर देते हैं। इतने गंदे तो बाज़ारी खाने, इतने जर्म्स में मक्खियाँ बैठे हैं, रेडियो के